two points in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हुई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड होता है। अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट P बनाता हूं। सपोज करें ये पॉइंट P है और यहाँ पे एक पेस्ट चार्ज पड़ी है। आपको पता है बेटा कि कोई भी चार्ज जो होती है वो जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ी होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे ये पेन है, अगर ये ग्रेविटी के अंदर पड़ी है सम हाइट पे तो हम कहेंगे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जो चीज ग्रेविटी के अंदर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पेन मैं अपने हाथ पे उठा के मैंने रखी हुई है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो बेटा जब कोई भी मास ग्रेविटी के अंदर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करता है तो या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ऊपर मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कोई भी मास जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने 7 चैप्टर के अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पढ़ा होगा कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी होती है पोटेंशियल एनर्जी। हम उसको आर्बिटरी जीरो मानते हैं, वो एक्चुअल जीरो नहीं, आर्बिटरी जीरो। और किसी भी मास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब होती है जब वो इंफिनिटी पे चला जाता है। जब इंफिनिटी पे चला जाता है ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स इंफिनिटी पे खत्म होती है। तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। तो बेटा इसी तरह से अगर ये हमारे पास एक चार्ज है, ये पॉइंट P पे पड़ी है तो पॉइंट P पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है U1, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ी है बेटा। तो अगर कोई भी चार्ज पॉइंट P पे पड़ी है तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U1 है। अब अगर इस चार्ज को मैं इस तरह से P से मूव करवा के ले जाता हूं Q तक, ठीक है बेटा, मैंने इसको ये इतना डिस्प्लेसमेंट तय करवाया है और मैं चार्ज को लेके गया पॉइंट P से पॉइंट Q तक। तो देखिए बेटा आपको पता है कि जब मैं पॉइंट P से Q तक जाता हूं तो ये मैंने वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स किया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। तो मींस अगर मैं P से Q की तरफ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं खिलाफ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के भी खिलाफ गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के खिलाफ गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मकसद है कि मैंने वर्क किया है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब मैं ऊपर उठाता हूं तो मैं करता हूं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसी तरह से अगर मैंने टेस्ट चार्ज को P से Q तक लेके गया हूं मैं, तो मैंने वर्क किया है
जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जाहिर सी बात है जब ये वर्ड यहाँ पे चार्ज आ जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने वर्क जो किया है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स किया है, और वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U1, इसको मैं यहाँ तक लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी U2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितना वर्क किया उसने उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या की, बढ़ा दी। तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, कि जब किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाएं और दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ जाए तो उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जैसे पॉइंट P पे पोटेंशियल एनर्जी कम थी, पॉइंट Q पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अगर हम इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालें तो उसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो आप कहोगे कि एज वर्क is done as work is done against electrostatic force, it is stored as potential energy। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वर्क डन between two points in electric field, ठीक है, against work done against electrostatic force between two points in electric field creates potential energy difference। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पैदा करता है वर्क डन। ठीक है, अब ये जो हुआ कि हमने पॉइंट P से पॉइंट Q तक लेके आए, अब इसकी अजम्पशन है बेटा। ठीक है, अजम्पशन ये है कि पॉइंट P और Q के दरमियान जो चार्ज ने मूव किया है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जब किसी भी चीज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम ले जाते हैं तो उसके ऊपर सब फोर्सेस का सम जीरो होता है। जैसे किसी भी मास को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाएंगे तो हमारी अप्लाइड फोर्स और वेट बराबर होते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान, ठीक है, जो चार्ज ने मूव किया है वो मूव किया है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली अजम्पशन ये है कि चार्ज is moving with uniform velocity between P and Q। P और Q के दरमियान यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही। दूसरी बात कि E आप कह सकते हैं कि P and Q are very close to each other or electric field
इज यूनिफॉर्म। बेटा ये जो P और Q है ये एक दूसरे के क्लोज है या इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हमने दो अजम्पशंस ली हुई है। पहली अजम्पशन कौन सी कि हम चार्ज को P से Q तक मूव करवा रहे हैं विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी ये कि पॉइंट P और Q अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये एक दूसरे के क्लोज है, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये पॉइंट P और Q कितने भी डिस्टेंस पे हो सकते हैं। हम P और Q के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं और आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर P और Q के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी सूरत में यूनिफॉर्म रह सकती है जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। ठीक है, तो हमारी अजम्पशन है कि हम जो आगे फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब P और Q एक दूसरे के क्लोज होंगी या P और Q के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो फिर ये हमारा फार्मूला वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो आप कहोगे कि P और Q जो है ये एक दूसरे के क्लोज है या इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला। देखिए बेटा, अब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो जाएगी यू क्यू माइनस यू पी। क्योंकि बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और हम क्या है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होता है वर्क बिटवीन P एंड Q। जितना वर्क हम करेंगे ना P और Q के दरमियान उतना ही डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैंने 10 जूल वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई 10 जूल है। तो जब किसी भी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसमें जो हम वर्क करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो वर्क हम जितना करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क के बराबर और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बराबर है, वर्क के बराबर। जितना आप वर्क करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। ठीक है, आप ज्यादा वर्क करोगे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा, आप कम वर्क करोगे कम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। जैसे किसी चीज को जितना ज्यादा हाइट पे ले जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, जितना आप कम हाइट पे ले जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कम आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो भी डिपेंड करता है वर्क पे। तो यहाँ पे हमने चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम P टू Q, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि ये वर्क डन अगेंस्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी बेटा, देखें ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के दरमियान ये हो गया वर्क बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू F S cos थीटा। बेटा ये F S cos थीटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला है। आपको पता है W इज इक्वल टू F S cos थीटा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता जब दो पॉइंट्स के दरमियान वेरिएबल फोर्स हो। ठीक है, इसीलिए मैंने ये अजम्पशन ली हुई, क्योंकि मैं फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और ये जो एफ एस कॉस थीटा है ये हमेशा
दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान वर्क के लिए कैलकुलेट किया जाता है जिसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो। इसलिए अगर P और Q के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फोर्स वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स अगर वेरिएबल हो जाएगी ना तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इस्तेमाल नहीं किया जाता। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। जो भी हमने 7 चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो तरीका अलग होता है। अगर आप किसी भी जगह पे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए एफ एस कॉस थीटा लगा रहे, इसका मकसद है कि थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट फोर्स यूनिफॉर्म रही है। अगर थ्रू आउट फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमने चैप्टर 7 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेटा आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे पॉइंट P और Q के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करते वक्त मैं फार्मूला लगा रहा हूँ W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और ये फार्मूला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिफॉर्म उसी सूरत में रह सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे मैंने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ली हुई है, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसलिए पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस क्लोज रखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस कम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म माना जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिखी है कि पॉइंट P और Q एक दूसरे के क्लोज है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पॉइंट P और Q अगर एक दूसरे से दूर हो गए तो उसके अंदर फोर्स वेरिएबल हो जाएगी, और फोर्स जब वेरिएबल हो जाएगी तो फिर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मुझे ये डायरेक्ट यूज करना था फार्मूला, इसलिए मैंने पॉइंट P और Q को इतना क्लोज कंसीडर किया हुआ है कि आप अज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, इज इक्वल टू बेटा फोर्स। अब यहाँ पे मैंने एक जो है वो असम्पशनली चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसमें ये होता है, ठीक है, कि उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसके ऊपर आप फोर्स इस तरफ अप्लाई करते हो, आपकी अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगी। तो जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, इसका मकसद है आपकी फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर, तब भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। अगर आपकी फोर्स ज्यादा होती तो ये एक्सीलेट करते हुए Q की तरफ जाती, अगर आपकी फोर्स कम होती तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको पीछे ले जाती। ठीक है, तो वर्क डन बाय फील्ड हो जाता। वर्क डन बाय फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, जैसे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी कम करता है। बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है, वर्क डन बाय फोर्स क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। तो मेरी जो पहली अजम्पशन थी, उस पहली अजम्पशन के मुताबिक जब ये चार्ज मूव करेगी फ्रॉम P to Q विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की ये जो फोर्स है, ये फोर्स हो जाएगी E इंटू Q। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ये
आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर होती है? ई इंटू क्यू। इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने ये फार्मूला इसलिए लगाया, फोर्स जो होती है वो ई इंटू क्यू के बराबर होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स जो होती है वो ई इंटू क्यू होती है। और डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। और बेटा एंगल, एंगल किसके दरमियान होगी? एंगल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अपोजिट। बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को माना हुआ है ई इंटू क्यू के। तो जब हमने अप्लाइड फोर्स को ई इंटू क्यू के इक्वल माना हुआ है, तो हम एंगल भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और डेल्टा आर के दरमियान लेते। जैसे ग्रेविटी के खिलाफ हम लेते हैं ना, तो इसमें भी निगेटिव साइन लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, या आप इसको इसी सेंस में थीटा सेंस में लिख लें। तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेटा डेल्टा यू का जो है वो फार्मूला। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इज इक्वल टू। बेटा देखें, इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्यू को ले ले यहाँ पे, ये हो जाएगा ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, आप इसको भी इस तरह कर सकते हैं। बेटा आपको पता है ई भी वेक्टर है, डेल्टा आर भी वेक्टर है, तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट सेंस में लिख सकते हैं। तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट सेंस में इस तरह लिखेंगे कि ई डॉट डेल्टा आर, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट सेंस के अंदर आता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, और ये फार्मूला जो होता है, दिस फार्मूला can be used to find potential energy difference between 2 points when। ठीक है, पहली बात इसकी कि E is uniform between these points। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान यूनिफॉर्म हुई, ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो नहीं करेंगे, दूसरा फार्मूला करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए कि ये फार्मूला ड्राइव्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एफ एस कॉस थीटा, और ये एफ एस कॉस थीटा वो फार्मूला है जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला है। और कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला जो होता है वो तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और पॉइंट पी और क्यू के दरमियान
फोर्स एक जैसी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने फोर्स का फार्मूला भी लिख दिया। फोर्स होती है E इंटू क्यू पे। जब आप चार्ज को मूव करवाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी सूरत में रह सकती है जब आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर हो। इसलिए ये फार्मूला तब यूज होगा जब दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। क्योंकि हमने ये जो फार्मूला ड्राइव किया है वो इस बुनियाद पे किया है, कि वर्क बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द एफ इज cos थीटा। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये फार्मूला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे ड्राइव किया हुआ है। इसलिए ये फार्मूला किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसी सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन टू पॉइंट्स, जब उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो फार्मूला दूसरा लगेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। और तो यूनिफॉर्म कब हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जो होती है जैसे प्लेट की होती है, कोई भी, तो प्लेट के अंदर जो ये होता है कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ये फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अगर हमारे पास एक प्लेट है बेटा, तो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। फिर पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस कितना भी हो कोई मसला नहीं है, आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो पॉइंट P और Q के दरमियान अगर डेल्टा R स्मॉल है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर पॉइंट P और Q एक दूसरे के क्लोज है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पॉइंट P और Q एक दूसरे से दूर हो गए तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। याद रखिएगा इसको, आप इसको माइंड में रख लीजिएगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है Q E डॉट डेल्टा R, ये फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब पॉइंट P और Q के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। और पॉइंट P और Q के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, या तो वो हो ही यूनिफॉर्म तो पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो पॉइंट P और Q अगर क्लोज होंगे तो उनके दरमियान फील्ड यूनिफॉर्म मानी जा सकती है। दूर होंगी तो फिर उनके दरमियान फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बुनियाद पे ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, इसलिए ये फार्मूला कंडीशनल फार्मूला है और ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देता है बिटवीन टू पॉइंट्स। कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पोटेंशियल।